ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल का मीनिंग आप जानते हैं स्टूडेंट्स, अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट, रनिंग, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, दैट इज कैपिटल। अब उस कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा हो? स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट? कंपोजिशन, यानी जो टोटल फंड्स इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस हैं उनकी कंपोजिशन कैसी है, कितने उसमें इक्विटी शेयर हैं, कितने प्रेफरेंस शेयर हैं, कितना डेट कैपिटल है यानी डिबेंचर्स का प्रोपोर्शन है, कितना बैंक लोन का है। दिस इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग देखिएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, यानी जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है, कितनी परसेंटेज है टोटल फंड्स जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए स्टूडेंट्स ध्यान रहे यहाँ पर, हमें जो टोटल फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, उनका जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है उसमें से कितना पैसा डेट से आएगा यानी बोरोड फंड से, और कितना इक्विटी से। इक्विटी स्टैंड्स फॉर शेयर होल्डर्स फंड्स यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ये कैपिटल स्ट्रक्चर है। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिटल, कंपोजिशन ऑफ द कैपिटल, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर ये एक्सप्लेन करता है, ये डिसाइड करता है कि हमें जो लॉन्ग टर्म के लिए टोटल पैसा चाहिए, मान लो 200 करोड़ चाहिए, 200 करोड़, उसमें कितना बोरो करेंगे, बोरोड फंड हो, लोन, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, और कितना उसमें इक्विटी हो यानी शेयर होल्डर्स फंड्स यानी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग्स एक्सेट्रा, इनका प्रोपोर्शन कितना हो। ऐसा हम क्यों करते हैं? देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर को भी बहुत केयरफुली एनालिसिस के बाद डिसाइड किया जाता है बिकॉज इट अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नॉट ओनली प्रॉफिटेबिलिटी बट सॉल्वेंसी पोजीशन ऑल्सो। प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कैसे? देखिए, अगर हम ज़्यादा मनी बोरो करेंगे तो हमारा फिक्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन बढ़ जाएगा, यानी मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली जो हम इंटरेस्ट देते हैं वो इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। तो हमारा फिक्स कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गई ना। तो ये क्या है कि हमारा बर्डन पड़ता है, एक फाइनेंशियल बर्डन और एक फाइनेंशियल रिस्क को हम इनवाइट करते हैं ज़्यादा बोरो करने से। और इसी तरह अगर हम इक्विटी को, शेयर होल्डर्स फंड्स को बढ़ावा देते हैं तो वहाँ कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड तो नहीं है, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है नॉर्मली, और वो हमें एक कॉस्टली सोर्स पड़ता है। तो ये था हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं जो इस टॉपिक को और इस चैप्टर में जरूर कहीं ना कहीं यूज होंगी। उनका मीनिंग देखिए स्टूडेंट्स, सम इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स। फर्स्ट है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। देखिए, हम कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर और ये है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, यानी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मींस व्हाट? टोटल फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स प्लस शॉर्ट टर्म फंड्स। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर में आते हैं सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स, रिमेंबर दिस। देन वी हैव कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ anticipating and deciding the total long term funds required into the business। यानी कैपिटलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि टोटल फंड्स कितने चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए, टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स या फंड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। ये हमारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है जो टोटल फंड्स रिक्वायरमेंट को बताता है। देन वी हैव कैपिटल स्ट्रक्चर, और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? इट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म फंड्स ओनली। अब देखिए, कैपिटलाइजेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग एक जैसा लगेगा आपको स्टूडेंट्स। कैपिटलाइजेशन बताता है लॉन्ग टर्म के लिए टोटल फंड्स कितने चाहिए, और कैपिटल स्ट्रक्चर उसकी कंपोजिशन बताता है। जैसे कैपिटलाइजेशन ने बताया कि हमें 200 करोड़ रुपया चाहिए, यानी ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, और जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। ये बताएगा आपको जो 200 करोड़ चाहिए उसमें बोरो कितना करना है। मान लो बोरो करना है 60%
और शेयर कैपिटल से अरेंज करना है 40%। दिस इज कैपिटल स्ट्रक्चर, जो उसको कंपोज करता है कि वो लॉन्ग टर्म फंड से टोटल पैसा कहां कहां किस सोर्स से कितना आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, वी हैव फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज क्या है? यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इन कैपिटल स्ट्रक्चर। दोबारा सुन लें, फाइनेंशियल लिवरेज यानी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज को यूज करना। और फिक्स कॉस्ट सोर्सेज कौन कौन से हैं? डिबेंचर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रेफरेंस शेयर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है। देन वी हैव ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसको जरूर वॉच कीजिएगा और समझिएगा। इस पे एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है? यूज ऑफ बोरोड फंड इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में बोरोड फंड को यूज करना है। पर्पस क्या है? फॉर इंक्रीजिंग इनकम टू द इक्विटी शेयर होल्डर। समझिए, यानी लोन लेना है और पर्पस क्या है? लोन लेने की वजह है इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम बढ़ाना। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसे हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव EBIT, ये है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी ये वो हमारा प्रॉफिट है जिसमें से ना तो अभी इंटरेस्ट डिडक्ट हुआ है ना ही हमने टैक्स डिडक्ट किया है, वो अर्निंग्स हैं। तो ये टर्म्स यूज होंगी स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। अब चलिए, कैपिटल स्ट्रक्चर आप समझ गए, कंपोजिशन ऑफ द कैपिटल यानी लॉन्ग टर्म फंड्स। अब कैपिटल स्ट्रक्चर को कंपोज करते टाइम किन किन फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना है? फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। सी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो। क्या उसमें इक्विटी और डेट? डेट का मतलब याद रखना स्टूडेंट्स, बोरोड फंड्स, डिबेंचर लोन वगैरह। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स। कि इनकी रेशियो क्या है? हमारा स्ट्रक्चर बराबर का हो, यानी 100 करोड़ इक्विटी है, 100 करोड़ डेट है, ये हो, या 150 करोड़ इक्विटी 50 करोड़ डेट, या कुछ और कर सकते हैं। यानी इसकी रेशियो क्या हो डेट और इक्विटी की, इसके लिए किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है? फर्स्ट पॉइंट देखिए, कैश फ्लो पोजीशन। ये पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जब आप ये पॉइंट डिस्कस करें तो माइंड में रखिएगा, जो हमारा बोरोड फंड्स हैं, डेट है, उस पे जो इंटरेस्ट है उसका रेट फिक्स होता है स्टूडेंट्स। बेटा याद रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बात हमेशा माइंड में रखिए, जब भी हम मनी बोरो करते हैं, डिबेंचर इशू करें या बैंक लोन रेज करें, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, यानी हमारे फिक्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन बढ़ता है। तो ये माइंड में रखना है ये एक्सप्लेन करते टाइम। तो कैश फ्लो पोजीशन, यानी अगर हमारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, यानी हम इंटरेस्ट की पेमेंट बोरोड फंड्स पे इजीली पे कर सकते हैं। अगर हम इंटरेस्ट की पेमेंट इजीली पे कर सकते हैं, फ्यूचर में भी एंटिसिपेट करना है, तो हम डिबेंचर को ज़्यादा यूज कर सकते हैं। अगर हमें लगता है फ्यूचर में हमारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं होगी, तो डिबेंचर या बैंक लोन को कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं करना। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए क्या है, ICR का फॉर्मूला भी है, EBIT अपॉन इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। यानी जो हमारी अर्निंग्स हैं वो इंटरेस्ट की कितने गुना है, कितने गुना, ये टाइम्स में आंसर आएगा। इसका स्टैंडर्ड होता है देखिए 6 और 7 टाइम्स, मैं लिख भी देता हूं। यानी हमारी जो अर्निंग्स हैं अगर वो इंटरेस्ट की 6 गुना है, यानी ये सफिशिएंट है, यानी अपनी अर्निंग्स में से, प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट की पेमेंट इजीली कर सकते हैं, तो हम और डिबेंचर इशू कर सकते हैं या मनी बोरो कर सकते हैं। कहने का मतलब ICR हायर द रेशियो बेटर वी विल बी, और वी विल बी इन ए पोजीशन टू इशू मोर डिबेंचर्स। अगर ये रेशियो कम है तो हमें बोरोड फंड्स पे कम डिपेंड करना है। इस रेशियो का सिंपल सा मतलब है हम इंटरेस्ट की इजीली पेमेंट कर सकते हैं अगर ये रेशियो ज्यादा हो। थर्ड पॉइंट देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। यानी हमने जो बिजनेस में टोटल पैसा लगाया है
उस पर हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है। हायर द रेशियो, जितना ये रेट ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा होगा, यानी बिजनेस में हम 25, 30, 35% अर्न कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन अच्छी है, हम इंटरेस्ट की पेमेंट इजीली कर पाएंगे। तो हम डिबेंचर को कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा यूज कर सकते हैं। और अगर ये रेशो कम है तो मान लीजिए हमें इक्विटी ज़्यादा यूज करनी है, डिबेंचर कम यूज करने हैं। फोर्थ है, देखिए कॉस्ट ऑफ डेट। नॉर्मली इट इज फाउंड कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है, यानी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड लोन, नॉर्मली ये लो होते हैं इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। तो हमें ये अगर लगता है कि कॉस्ट ऑफ डेट लेस है, हमें चीप पड़ेगा ये सोर्स, तो हम डिबेंचर इशू करेंगे। अगर हमें पड़ता है कि डिबेंचर कॉस्टली पड़ने वाला है, देन वी विल डिपेंड ऑन इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स फंड्स। फिफ्थ पॉइंट देखिए, टैक्स रेट। टैक्स रेट के भी जब आप न्यूमेरिकल करेंगे स्टूडेंट, समझेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा आपको ये। यानी अगर टैक्स रेट ज्यादा हो, किस पे, जो हम प्रॉफिट अर्न किया है बिजनेस ने, उस पर एक टैक्स देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं। इफ टैक्स रेट इज हाई तो हमें डिबेंचर ज्यादा यूज करने चाहिए, किसमें, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। क्योंकि उससे क्या होगा, देखो टैक्स किस प्रॉफिट पे लगता है, टैक्स लगता है उस प्रॉफिट पे जिसमें से इंटरेस्ट घट चुका हो। यानी अगर हम इंटरेस्ट ज्यादा पे करेंगे तो हमारे प्रॉफिट कम दिखेंगे, प्रॉफिट कम दिखेंगे तो हमें टैक्स की फॉर्म में कैश आउटफ्लो कम होगा हमारा, यानी गवर्नमेंट को हमें टैक्स कम पे करना पड़ेगा। इस टॉपिक को आप समझ पाएंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के न्यूमेरिकल में। तो कहने का मतलब टैक्स रेट ज्यादा है तो बोरोड फंड्स को यूज करना चाहिए, टैक्स रेट कम है तो हमें इक्विटी को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। हर कंपनी में हालांकि ये अलग अलग होता है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की अगर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, दे एक्सपेक्ट हाई रेट ऑफ डिविडेंड, तब हमें इक्विटी कम यूज करना है, बोरोड फंड ज़्यादा यूज करना है। लेकिन अगर हमारी फर्म में ऐसे इन्वेस्टर हैं, हमारी कंपनी में ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ज़्यादा रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं करते, वो कहते हैं बिजनेस में री इन्वेस्ट करो, तो उस केस में हम इक्विटी ज़्यादा यूज करें क्योंकि वो कॉस्टली नहीं होगा, और बोरोड फंड्स को कम यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, फ्लोटेशन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर, रेजिंग लोन एंड कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। यानी डिफरेंट सिक्योरिटीज को इश्यू करने की या उनके माध्यम से पैसा कलेक्ट करने की जो कॉस्ट आती है उसे फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। जैसे हम ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स को कमीशन देना पड़ता है, स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हैं, और बहुत सारे प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रोस्पेक्टस वगैरह के एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं हमें। किस सोर्स में कंपैरेटिवली कम है, जैसे इक्विटी शेयर इशू करना कॉस्टली पड़ता है, डिबेंचर्स रिलेटिवली लेस कॉस्टली हैं, बैंक लोन में प्रोसेसिंग फीस होती है वो भी लेस कॉस्टली है। तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट और फ्लोटेशन कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, ताकि फाइनेंशियल रिस्क भी कम हो, उस सोर्स को कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करेंगे जो हमें लेस कॉस्टली पड़ेगा, चीप पड़ेगा। रिस्क कंसिडरेशन देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन हमारी सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन नहीं, हमारे फाइनेंशियल रिस्क को भी अफेक्ट करता है। फाइनेंशियल रिस्क दो तरह का होता है, याद रखिए। ऑपरेटिंग रिस्क यानी हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, सैलरी इंटरेस्ट वगैरह हमारे फिक्स हैं, हमने दे नहीं देने हैं। दूसरे आते हैं इसमें फाइनेंशियल रिस्क, यानी फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से अगर हम ज़्यादा बोरो करेंगे, याद रखिए, तो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन बढ़ेगा, यानी प्रॉफिट हो ना हो आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। और टाइम आने पर मान लो डिबेंचर 5 साल के लिए इशू किए हैं, 5 साल के बाद डिबेंचर्स का पैसा भी इशू करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। और अगर आप डिबेंचर का पैसा इशू नहीं कर पाती आपकी कंपनी, याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर आपकी कंपनी डिबेंचर का पैसा वापस नहीं कर पाती तो डिबेंचर होल्डर्स कोर्ट में जाएंगे और कंपनी का लिक्विडेशन भी हो सकता है, यानी वो कंपनी के क्लोजर की मांग कर सकते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, सोल्वेंसी पोजीशन अच्छी नहीं है, इसे बंद किया जाए और इसकी एसेट्स सेल करके हमारा पैसा वापस किया जाए। इसका मतलब ज़्यादा बोरो करके पोजीशन कंपनी की रिस्की हो जाती है। 9th पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी।
कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी टर्म को भी ध्यान रखना। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर में कब ज्यादा चेंजेस कर पाते हैं। व्हेन वी हैव डेट, बोरोड फंड्स इन कैपिटल स्ट्रक्चर। बोरोड फंड्स में क्या है, देखिए आपके पास अगर फालतू पैसा हुआ, सरप्लस मनी, तो बोरोड फंड्स को आप इजीली वापस कर सकते हो। इसका मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में बोरोड फंड्स, डेट होना जरूरी है। इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देन वी हैव कंट्रोल। कंपनी का कंट्रोल होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में। तो नए इक्विटी शेयर इश्यू करने से हमें नॉर्मली कई बार यह खतरा रहता है कि नए इक्विटी शेयर न्यू शेयर होल्डर्स के हाथ में ना चले जाएं ज्यादा। कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी की जो ऑनरशिप है वही चेंज हो जाए। सपोज करो किसी कंपनी के 5 लाख शेयर हैं और आपने कंपनी एस्टेब्लिश की है, आपके पास हैं 2 लाख शेयर और किसी और के पास चले गए 3 लाख शेयर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चेयरपर्सन कौन होगा? जिसके पास 3 लाख शेयर्स होंगे। तो अगर कंपनी में आप कंट्रोल रखना चाहते हैं तो न्यू इशू ऑफ शेयर कम कीजिए, और अगर इशू ऑफ शेयर करते हैं तो उसमें से मैक्सिमम शेयर खुद सब्सक्राइब करो, ताकि कंपनी का कंट्रोल ओरिजिनल प्रमोटर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में रहे, ताकि कंपनी का जो विजन आप लेकर चले हो उसमें कोई चेंज ना हो और उसी तरह से आप कंपनी को प्रोग्रेस की तरफ ले जाते रहें। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं कंपनी एक्ट में, जिनको माइंड में रखना पड़ेगा। यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल इशूइंग द डिबेंचर, रेजिंग लोन और इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। जैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये है कि बैंक्स सिर्फ शेयर कैपिटल से मनी फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं, यानी वो दूसरी सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते। कंपनीज न्यू डिबेंचर इशू करते टाइम कंपनी को डेट इक्विटी रेशियो 2:1 मेंटेन करनी पड़ती है। 2:1 से ज्यादा हो गई तो मना हो जाएगा, आप नए डिबेंचर इशू नहीं कर सकते। यानी कुछ रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था कैपिटल स्ट्रक्चर, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, वीडियो बार बार देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।